जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक खास टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सबको ही जानते हैं, आज जो है 8 फरवरी 2022 था और फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का आपने एग्ज़ाम को लिखा। सो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो है पहला एग्ज़ाम था। आपने भली भांति आप उस एग्ज़ाम को लिख चुके होंगे और उसका आंसर की भी हमने नंबर 1 क्लासेस पर आपका अपलोड कर दिया है। वहाँ से जाकर आप अपने MCQ का आंसर मिला सकते हैं। अब हम आते हैं, डिस्कस करते हैं कि 11 फरवरी यानी कि 11 फरवरी 2022 को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एग्ज़ाम है। 11 फरवरी 2022 को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एग्ज़ाम है और वैसे छात्रों के लिए है जो डिप्लोमा कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस से, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से और आपका हो गया मैकेनिकल। सो इन सारे ब्रांच के लिए अर्थात ग्रुप ए का जो छात्र हैं उनके लिए जो है आपका एग्ज़ाम होगा 11 फरवरी 2022 को और सब्जेक्ट का नाम है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। सो शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं EM। बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट किए हैं, सर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीजिए। जिस प्रकार से आपने फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया और वो जो है 100% जो है उस सेम टू सेम उसी तरह का क्वेश्चन आया है। सो उसी तरह से हमें भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी क्वेश्चन दे दीजिए। सो आज हम आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। अभी आपके पास जो है 2 दिन जो है टाइम बचा हुआ है, यानी कि 9 तारीख आप तैयारी कर सकते हैं, 10 तारीख तैयारी कर सकते हैं और 11 तारीख को आपके एग्ज़ाम है। सो ये 2 दिन में आपको किस तरह से 70 में 70 लाना है। ठीक है, हम पास होने के लिए हम नहीं यहाँ पर आए हैं, 70 में 70 किस तरह से लाना हम आपको बताने जा रहे हैं। ये जो है मैं आपको फेंकने नहीं जा रहा हूँ किसी तरह से, जो है ऐसे सूत उठ कर आया और बोल देंगे कि 70 में 70 किस तरह से लाना है, इस तरह से नहीं। ये जो है रिसर्च किया हुआ है, क्योंकि लगभग जो है मैंने 10 बार यानी कि 10 बैच को जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ा चुका हूँ। काफ़ी जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में मेरा पकड़ है, यानी कि क्वेश्चन जो है एक भी छूटेगा नहीं, गारंटी है 100%। 70 में 70 किस तरह से लाना है, आपका रिजल्ट किस तरह से, मान लीजिए और सब सब्जेक्ट में आपका रिजल्ट कम हो सकता है, लेकिन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपको किस तरह से जो है 100% रिजल्ट लाना है, मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई आपसे जो है मजाक करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। 100% गारंटी है। आप एग्ज़ाम के बाद हमसे मिल सकते हैं। ये वीडियो जो है यूट्यूब पर मेरा जो है हमेशा के लिए रहेगा, इसको मैं कभी भी डिलीट भी नहीं करूँगा। ठीक है, तो आइए हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपके मन में सवाल उठता होगा, सर 70 में 70 नंबर लाने के लिए हमको तो पहले MCQ पर ध्यान देना पड़ेगा। MCQ पर ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि 20 MCQ हैं। ठीक है, 20 को जो है MCQ आता है। तो किस तरह से होगा सर, ये MCQ का क्या सॉल्यूशन है? तो इसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि 20 MCQ जो आपका आएगा उसका जो है वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, यानी कि जो वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वहां से जाकर वीडियो देख सकते हैं। और ये कोई जो है ऐरा गैरा वीडियो नहीं है, फिर से सुनिएगा मेरे प्रिय छात्रों, ये कोई ऐरा गैरा वीडियो नहीं है। इसमें 56 MCQ दिया गया है। ठीक है, 56 MCQ दिया गया है, 56 MCQ दिया गया है। टोटल 5 यूनिट है आपका और 56 MCQ है, यानी कि ये जो है 56 इंच का सीना है, 56 इंच का सीना है, जो कि आपको जो है 100% आने वाला है। ठीक है, 18 से 20 MCQ कितना आएगा? 18। मिनिमम कितना? 18। मैक्सिमम तो 20 का हम टारगेट कर रहे हैं, लेकिन मिनिमम जो है 18 आएगा। वीडियो का जो लिंक होगा हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। 100% 56 जो आपको MCQ दे रहे हैं उसी से आपको आएगा। चोरी के लिए चीट नहीं बनाना है, याद कर लेना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे आप सोचेंगे कि चलो चीट बना लेते हैं, माइक्रो करा लेते हैं, ऐसे नहीं। आपको जो है ये याद कर लेना है, यानी कि आप अगर आधा घंटा का समय दीजिएगा MCQ के लिए तो आपको 18 से 20 नंबर आ गया। ठीक है, सो MCQ का तो कोई दिक्कत नहीं है, MCQ का सॉल्यूशन हो गया। अब हम आते हैं, यानी कि जो थ्योरी पार्ट होगा, जो आपका जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा उसमें क्या होगा। सो हम जो है यूनिट बाय हम आपको क्वेश्चन देंगे। ठीक है, टोटल जो है 5 यूनिट है, सो हम यूनिट वाइज आपको क्वेश्चन देंगे। आपके पास काफ़ी समय है, 2 दिन का समय है। 2 दिन में जो है आप बंटवारा कर लीजिए कि किस तरह से हमें पढ़ना है। तो पहला दिन में यानी कि 9 तारीख को, 9 फरवरी 2022 को, ठीक है, 9 फरवरी 2022 को आपको पढ़ना है टोटल 3 यूनिट। कितना पढ़ना है? तो टोटल 3 यूनिट पढ़ना है। और दूसरा जो है 10 फरवरी 2022 को, 10 फरवरी 2022 को आपको पढ़ना है 2 यूनिट।
कितना यूनिट पढ़ना है? 2 यूनिट पढ़ना है। और तीसरा जो है 11 फरवरी 2022 को आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। 11 फरवरी 2022 को आपको नहीं पढ़ना है, आपको केवल और केवल एग्जाम देना है। क्या करना है? एग्जाम देना है। सो ये जो है आपका पैटर्न है, ठीक है। ये वीडियो को जो है बिहार के हर एक छात्र के पास पहुंचना चाहिए, ताकि जो है जो कॉपी चेक करेगा वो भी समझ जाएगा कि कौन ऐसा टीचर था जो पढ़ाया, जो 70 में 70 सबको ला रहा है, ठीक है। सो देखिए 9 तारीख का आपको 3 यूनिट पढ़ना है, ये जो है रणनीति बना लीजिए। 10 तारीख को आपको 2 यूनिट पढ़ना है और 11 तारीख को आपको सीधे एग्जाम देना है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो अभी जो है हम पहला यूनिट पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला यूनिट, सो पहला यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है, सारे चीजों को। अगर मान लीजिए हम जो आपको दे रहे हैं, हो सकता है कि किसी भी टॉपिक पर आपको अगर नहीं समझ में आता होगा तो हम जो है प्लेलिस्ट भी हम डालने का जो है कष्ट करेंगे। आप हमारे प्लेलिस्ट पे भी जा सकते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, वहां से जो है आप पूरी जो है वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला यूनिट जो है क्या है, सो सबसे पहले डिफिनीशन आपको याद कर लेना है, समझ लेना है, ठीक है। ये जो है पहला क्वेश्चन क्या है, तो डिफिनीशन। जैसे कि मान लीजिए स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, द क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। रिजिड बॉडी क्या होता है, द बॉडी विच डज नॉट डिफॉर्म अंडर द नॉर्मल लोड इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। मास क्या होता है, इट इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर ऑफ एनी सबस्टांस। मास क्या होता है, काइनेटिक्स क्या होता है, काइनेमेटिक्स क्या होता है। तो काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स का हमने डिफिनीशन दिया है, यानी कि जब हम यहाँ पर फोर्स को कंसीडर करते हैं तो वो काइनेटिक्स कहलाता है, ठीक है। इट इज अ ब्रांच ऑफ डायनामिक्स। काइनेटिक्स जो है डायनामिक का ब्रांच है, विच डील्स विद द बॉडी इन मोशन, ठीक है। और जब जो है विथ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, काइनेटिक्स में जो है हम एप्लीकेशन ऑफ फोर्स लेते हैं और काइनेमेटिक्स में हम जो है विदाउट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो है कहते हैं। उसके बाद स्टैटिक्स क्या होता है, तो स्टैटिक्स का मतलब जो बॉडी रुका हुआ है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक्स। वेट क्या होता है, तो वेट जो है आपको W=mg होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। डायनामिक क्या होता है, जब बॉडी कोई मोशन में हो तो उसको हम डायनामिक बोलते हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, द क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है, तो फोर्स जो है मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का प्रोडक्ट है। तो इस तरह से जो है आपको डिफिनीशन याद कर लेना है, ठीक है। सो डिफिनीशन जो है कोई बड़ी चीज नहीं है, ये जो है मतलब समझ लीजिए तो ये जो है आपको फ्री फोकट में जो है बीच बीच में घुसाते जाएगा, ठीक है। कभी पूछ देगा कि डिफाइन 4 नंबर के क्वेश्चन दे देगा, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, मास, वेट। कभी कभी पूछ देता है डिफाइन काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स, मास, वेट। इस तरह से जो है क्वेश्चन को पूछा जाएगा। इस डिफिनीशन को जो है आप समझ गए होंगे, आपको जो है हमने बता भी दिया, ठीक है। आप नोट्स भी जो है अपना नोट्स को पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आप जो है वीडियो को देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा जो हमने प्लेलिस्ट में वीडियो डाला है। सो ये पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फोर्स एंड फोर्स सिस्टम, ठीक है। फोर्स सिस्टम क्या होता है, तो फोर्स सिस्टम क्या होता है, जब कोई बॉडी पर, एक बॉडी पर 2 या 2 से अधिक फोर्स लगता है तो उसको हम फोर्स सिस्टम कहते हैं। उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन क्या है, कंकरेंट फोर्स, उसके बाद कोप्लेनर फोर्स, उसके बाद कोलिनियर फोर्स, ठीक है। और भी इसका टाइप्स है, जैसे कि कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स, कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स, ठीक है। तो इस तरह का जो है आपका टाइप होता है फोर्स सिस्टम का। तो फोर्स सिस्टम को जो है आप पढ़ लीजिएगा, 100% जो है आपको जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद जो है ये फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। इसको जो है हम एक्स्ट्रा में लेके चलेंगे, ठीक है। इसको हम एक्स्ट्रा में लेके चलेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन जो है फिजिक्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी ये पूछ देता है, ये क्वेश्चन जो है कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होता है, ठीक है। जैसे कि लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, लुमिनस इंटेंसिटी हो गया। उसके बाद डिराइव्ड क्वांटिटी, सो फंडामेंटल क्वांटिटी का डिफिनीशन क्या होता है, द क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे कि वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये सब जो है आपका डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो इसको जो है आप एक्स्ट्रा में लेकर, इसको माइंड में जो है आप रखिएगा क्योंकि ये ज्यादा भारी तो है नहीं, ठीक है। आपको याद क्या करना है वो भी हम समझा देते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, ठीक है, एकदम VVI लगा लीजिएगा। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी अगर आपको समझ में नहीं आए तो ये जो है आप वीडियो जरूर से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन जो है आपको
इसी तरह से समझ में आ जाने वाला नहीं है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी और बैरिगनस थ्योरम, ये दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी और बैरिगनस थ्योरम हमेशा जो है आपको क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो ये जो है आपका 1 2 3 4 5 6, ठीक है। टोटल जो है हम 6 ही आपको फर्स्ट यूनिट में बता रहे हैं, ठीक है। तो 6 में तो ये एक तो डिफिनीशन हो गया, ये इसमें जो है आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा हो गया फोर्स सिस्टम, फोर्स सिस्टम को एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो हम बता रहे हैं वही पढ़ना, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। आप नोट्स को जो है ज्यादा इसके अलावा देखना नहीं है, ठीक है, वही पढ़ना, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी और बैरिगनस थ्योरम, फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट। अब हम आते हैं प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम आपको रिवीजन नहीं करना है। प्रॉब्लम में क्या है आप ध्यान से देखिएगा। प्रॉब्लम जो है आपको रिजल्टेंट निकालने के लिए पूछता है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए पूछेगा तो दो फार्मूला होता है, ठीक है। एक रिजल्टेंट का फार्मूला होता है R इक्वल टू F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा रूट अंडर में, ठीक है। एक होता है R इक्वल टू समेशन ऑफ H का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ V स्क्वायर, ठीक है। इसको जो है रटना नहीं है, इस पे प्रॉब्लम को प्रैक्टिस नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम आसान रहता है। कैसे? ये जो है जब दो फोर्स रहेगा, ठीक है, जब दो फोर्स रहेगा तो ये को मान लीजिएगा F1, एक को मान लीजिएगा F2, यानी कि जब दो फोर्स आपको दिखे क्वेश्चन में तो धड़ाक से ये वाला फार्मूला लगा दीजिएगा। दो को फोर्स दिया रहेगा और आपका थीटा भी दिया रहेगा, ठीक है। दो फोर्स और एंगल दिया रहेगा तो धड़ाक से ये फार्मूला लगा दीजिएगा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का, ठीक है। इसमें जो है tan अल्फा का भी फार्मूला होता है, हम लिखने के लिए भूल गए हैं, आप जो है tan अल्फा भी इसमें लगा दीजिएगा। अगर दो से अधिक फोर्स रहेगा, ठीक है, तो समेशन ऑफ H का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ V का स्क्वायर लगा दीजिएगा, ठीक है। तो अगर जो बच्चे, ठीक है, जो बच्चे अगर न्यूमेरिकल से डरते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 को आप साइड कर दीजिएगा, ठीक है। जो बच्चे न्यूमेरिकल से डर लगता है वो क्वेश्चन नंबर 6 को नहीं पढ़ेगा, ठीक है। जो बच्चे को न्यूमेरिकल से डर लगता है क्वेश्चन नंबर 6 को नहीं पढ़ेगा, केवल 5 गो क्वेश्चन को पढ़ेगा, 100% आएगा, ठीक है। 5 गो क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, 100% आएगा। अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 2 में। तो आप जो है इसको लिख लीजिएगा कॉपी पर, हम यूनिट नंबर 2 का जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। चलिए यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 का हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है 4 और 5 को हम आपको देने की कोशिश करेंगे। सो यूनिट नंबर 2 का क्या नाम है? तो इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसमें आपको लैमिस थ्योरम पढ़ना है और बीम पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ बीम एंड टाइप्स ऑफ सपोर्ट, ठीक है, यानी कि विथ डायग्राम, डायग्राम के साथ आपको जो है ये पूछा जाएगा, ठीक है, विथ डायग्राम। तो टाइप्स ऑफ बीम क्या होता है? तो टाइप्स ऑफ बीम जैसे कि सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, ओवर हैंगिंग बीम, कंटिन्यूअस बीम, कैंटिलीवर बीम, ये सब जो है आपका बीम होता है, ठीक है। उसके बाद जो है टाइप्स ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट क्या क्या होता है? तो सिंपल सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट, ठीक है। इसमें एक और चीज को जो है आप ऐड कर लीजिएगा लोड के बारे में, ठीक है। टाइप्स ऑफ लोड, पॉइंट लोड, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड। तो तीन चीज आपको 100%, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपको 100% एकदम दिमाग में एकदम चलते रहना चाहिए। टाइप्स ऑफ लोड यानी कि पॉइंट लोड या कॉन्सेंट्रेटेड लोड, यूडीएल यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूवीएल यानी कि यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड। सपोर्ट क्या होता है? तो सिंपल सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट। टाइप्स ऑफ बीम क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए आपका हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, आपका हो गया कंटिन्यूअस बीम, कैंटिलीवर बीम, फिक्स्ड बीम, ठीक है, ओवर हैंगिंग बीम, ये सब जो है आपका सपोर्ट हो गया, टाइप ऑफ बीम हो गया, टाइप्स ऑफ लोड हो गया। उसके बाद जो है लैमिस थ्योरम को पूछता है प्रूफ करने के लिए, लैमिस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। ये जो है पहला क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है? लैमिस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले लैमिस थ्योरम होता क्या है, ठीक है। मान लीजिए कि थ्री फोर्सेस, इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम देन ईच फोर्सेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ साइन इज कॉल्ड लैमिस थ्योरम, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपका लैमिस थ्योरम क्या हो गया? तो F1 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, F1 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा इक्वल टू F3 डिवाइडेड बाय साइन गामा। ये जो है आपका लैमिस थ्योरम हो गया। लैमिस थ्योरम इज आल्सो नोन एज साइन रूल, ठीक है। एमसीक्यू में भी पूछता है कि लैमिस थ्योरम को कौन सा रूल बोलते हैं? साइन रूल, कोसाइन रूल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो लैमिस थ्योरम को साइन रूल बोला जाता है, ठीक है। सो आप इसको प्रूफ करने के लिए देख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन,
रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रिएंट, ठीक है। इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रिएंट में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, ये आपको पूछता है, ठीक है। सो इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम उसको बोलते हैं जिसका मोमेंट जीरो होता है, जिसका वर्टिकल फोर्स जोड़ने पर आपका जीरो होता है, जिसका हॉरिजॉन्टल फोर्स जोड़ने पर जीरो होता है। लेकिन इक्विलिब्रिएंट क्या होता है, इक्विलिब्रिएंट उसको बोलते हैं जो बॉडी को इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने के लिए मदद करता है, ठीक है, विच हेल्प्स द बॉडी टू ब्रिंग इन इक्विलिब्रियम कंडीशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रिएंट, ठीक है। सो इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रिएंट में काफी अंतर है, ठीक है, ये कभी कभी पूछता है, आपको ध्यान दे दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपको बनाना है, ठीक है। हो सकता है कि वैल्यू चेंज होगा, हो सकता है कि हमने जो है 60 डिग्री लिखा है, हो सकता है कि 30 डिग्री होगा, हो सकता है कि मैंने इस तरह का क्वेश्चन बनाया, हो सकता है ये वाला क्वेश्चन आपको दे देगा, ये वाला क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। सो इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत जो है, कुछ नहीं करना, इसमें एंगल निकालने के लिए जो सीख गया, ठीक है। आप मेरे चैनल पर जाइएगा, लैमिस थ्योरम का मात्र जो है 4 वीडियो है, ठीक है, मात्र कितना है, 4 प्रॉब्लम है, 4 प्रॉब्लम को देख लीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, तो आपको जो है दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हालांकि ये प्रॉब्लम ही आपको जो है सारा चीज सिखा देगा। 4 प्रॉब्लम में आपको एंगल किस तरह से निकालना है वो जो है आपको, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 45 डिग्री दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए कुछ भी एंगल दे दिया, मान लीजिए 60 डिग्री दे दिया, तब इसको बोलेगा, और यहाँ पर कुछ फोर्स दे देगा तो बोल देगा इसमें जो है टेंशन निकालिएगा, F1 निकालिए, F2 निकालिए, इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। लैमिस थ्योरम लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। यूनिट नंबर 2 में मात्र 4 क्वेश्चन दिए हैं, ये जो है बीम का क्वेश्चन है, ठीक है। बीम का क्वेश्चन जो है किस तरह का आएगा, तो बीम का क्वेश्चन ये वाला आएगा, ठीक है। बीम का क्वेश्चन किस तरह से आएगा, तो बीम का क्वेश्चन ये वाला आएगा। अगर मान लीजिए कोई छात्र अगर कमजोर है, अभी तक बीम रिएक्शन नहीं पढ़ा है, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई छात्र कमजोर है और उसको बीम का रिएक्शन का प्रॉब्लम नहीं आता है, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोई छात्र पहले से जानता है, उसको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो आपको जो है, क्योंकि अथवा में क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन दिया और ये वाला क्वेश्चन दिया, तो आप ये वाला अच्छा रीति से पढ़ लिए तो अथवा में आपको पकड़ा जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। यूनिट नंबर 3, ठीक है। सो यूनिट नंबर 3 क्या है, ठीक है, सो फ्रिक्शन के बारे में है। यूनिट नंबर 3 जो है फ्रिक्शन के बारे में है, तो आपको पढ़ना है सबसे पहले डिफिनीशन, सबसे पहले डिफिनीशन, यानी कि डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है। क्वेश्चन पूछ देता है डिफाइन, 4 नंबर में 4 को डिफाइन करने के लिए दे देगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, फ्रिक्शन, और आपको दे देगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन में मात्र एक ही फार्मूला है, F इक्वल टू म्यू आर, जहां पर F जो है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन है, म्यू जो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, आर जो है नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे प्रिय छात्रों, इसको आप जो है अभी समझ लीजिए, ठीक है। वीडियो देखते देखते आपको हम बता देते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है। सबसे पहले एडवांटेज की बात करें, सो एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज का मतलब क्या क्या फायदा है फ्रिक्शन से। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम चौक से बोर्ड पर नहीं लिख पाते, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आप कॉपी से जो है, कॉपी पर पेन से नहीं लिख पाते, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम जो है चल नहीं पाते, अगर चलते तो बार बार जो है स्लिप करते रहते, ठीक है। यानी कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो बॉडी जो है, दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट, दुनिया का कोई भी बॉडी यानी कि स्टैटिक कंडीशन में नहीं होता, यानी कि रुका हुआ नहीं होता, क्योंकि फ्रिक्शन जो है गति का विरोध करता है, ठीक है। सो ये फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो गाड़ी का ब्रेक नहीं लगता, अब ब्रेक नहीं लगेगा तो एक्सीडेंट होगा, ठीक है। और कितना हम एडवांटेज बता दें, आपके कॉपी में हमने लिखाया है एडवांटेज, वहां से देख लीजिएगा। डिसएडवांटेज, तो डिसएडवांटेज क्या है कि फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हमें जो है और जो है बल को लगाना पड़ता है, यानी कि फ्रिक्शन के द्वारा हमें जो है एनर्जी का लॉस होता है, जिसके वजह से हमें 100% एफिशिएंसी नहीं मिल पाता, ये जो है डिसएडवांटेज है। अब देखिए लॉज ऑफ फ्रिक्शन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन में आपका 2 फ्रिक्शन आता है, एक ऐसे स्टैटिक फ्रिक्शन है और एक डायनामिक फ्रिक्शन है, एक स्टैटिक है और एक डायनामिक है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन, आई होप आपको दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूं, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन, ठीक है। सो लॉज ऑफ फ्रिक्शन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर आपको आता है तो बनाइएगा, ठीक है। प्रॉब्लम कोई भारी नहीं है, ठीक है। ये बॉक्स ऑफ वेट 100 न्यूटन इज रेस्टिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5
4 find the least force acting an angle of 30 degree with the horizontal which would move the box। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन जो है हमारा प्लेलिस्ट में इसका आंसर दिया हुआ है, सॉल्यूशन किया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो है कभी कभी पूछ देता है कि डिफाइन फ्रिक्शन। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए, इसमें 5 कर लीजिए। ठीक है, डिफाइन फ्रिक्शन एंड टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, डिफाइन फ्रिक्शन एंड टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन एंड टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन एंड टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। इस तरह का जो है क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा हल्का नीचे कर देते हैं ताकि आपको दिखेगा। ठीक है, आप जो है इसको लिख लीजिएगा, डिफाइन फ्रिक्शन एंड टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है एक अपोजिंग फोर्स है जो कि मोशन को अपोज करता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, डायनामिक फ्रिक्शन हो गया। तो ये जो है आपका फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, जो कि आपको 9 फरवरी 2022 को पढ़ना है। ठीक है, और इतना जो है आप कल पढ़ लीजिएगा। बाकी बचा आपको फोर्थ एंड फिफ्थ, फोर्थ एंड फिफ्थ। सो फोर्थ एंड फिफ्थ आपको जो है 10 फरवरी को पढ़ना है। सो इस वीडियो को जो है अगर आपको सेकेंड पार्ट चाहिए फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट का, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। आपके रिक्वेस्ट के करने के बाद जो है हम आपको फोर्थ और फिफ्थ यूनिट हम आपको बताएंगे, क्योंकि फोर्थ यूनिट जो है काफ़ी आसान यूनिट है। हम आपको फोर्थ और फिफ्थ यूनिट का हम डायरेक्ट जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले चलेंगे। इस वीडियो को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके रिस्पॉन्स के कारण अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगा, नहीं तो जो है 1, 2, 3 यूनिट में ही मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि पार्ट 2 भी आए तो आप जो है ज़रूर से ज़रूर जो है वीडियो में कमेंट कीजिएगा, ताकि हम पार्ट 2 भी आपको लेकर आएंगे। चौथा और पांचवा यूनिट जो कि हमने बोला था 10 फरवरी को पढ़ना है, ये जो है आप 9 फरवरी को पूरा इसको कंप्लीट कर दीजिएगा। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।